हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो? अरे गुड मॉर्निंग बोलो। सब एकदम बढ़िया। खाना पीना कैसे चल रहा है? क्या दिखा वहाँ पे? कौन सी? अरे जाने दे रहे, लोड नहीं दे देगा। हाँ, फिर कैसे आज जरा 5-6 लोग ज़्यादा दिख रहे? कल किधर थे ये लोग? कल तू मुंबई किधर था? आया था क्या? अरे हाँ, ये रैंडम नंबर 60 पे अटक गया था। राइट राइट राइट। तू नहीं आया था ना? क्यों? घर पे काम था थोड़ा। थोड़ा ही काम था ना, फिर आ जाता ना। ज्यादा होता तो बात अलग है, थोड़े काम के लिए तू घर पे रुका। अच्छा नहीं, मूड ही नहीं था सर, वो वाई भी नहीं बन रही थी सर आने की सर, है ना? चलो गाइस, अपना थोड़ा रिकॉल करते, हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कितना हुआ है, कितना बाकी है। आ जाओ। ICAI, ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए रहता है क्योंकि उधर CA में इंटर में ऑडिट पढ़ा क्या हो, फिर इधर वापस CA इंटर में ऑडिट, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ किधर क्या क्या हुआ है। इधर आया अपना ऑडिटिंग एंड एथिक्स, पेपर 5 चैप्टर 4। हाँ देखो, अपना ऐसे 600 एंड ऐसे 500 अभी देखने का है, राइट? या हुआ है ऐसे 500? हुआ है ना? ऑडिट एविडेंस हो गया है ना? हाँ, ऐसे 500 हो गया है, ऐसे 610 हो गया है, ऐसे 530 भी हो गया अभी। आज ऐसे 501, 505 एंड 510 का टारगेट रखते। तीन ऐसे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं है, समझा? तो ये तीन ऐसे को आज अच्छे से समझेंगे, 501, 505, 510, ठीक है? फिर अपने बचते कौन से? 550 एंड 520। फिर अपना यहाँ पे चैप्टर 4 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है? सबको क्लियर है क्या? किसी को कुछ डाउट? एनीवन? नहीं? पक्का? एकदम सब सही सलामत? हाँ चलो बढ़िया। किधर गया रे अपना OMID जी? अरे 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 अरे, इतना क्यों उतावला हो गया हो? चलो, अब ऐसे 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, ठीक है? क्या बोल रहे हैं ये? ऐसे स्पेसिफिकली किस चीजों के लिए बना है? कुछ गिने चुने चीजें हैं जहां पे इंस्टीट्यूट चाहता है कि ऑडिटर का स्पेसिफिक ध्यान जाए और उस पे वो स्पेसिफिकली ये इंश्योर करे कि कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स वो वहां पे कर रहा है, वहां पे वो जो ऑडिट एविडेंस गैदर कर रहा है ऐसे ना हो कि, मतलब एक समझने का ट्राई करो। अब तक हमने ऐसे 500 जो पढ़ा था वो ऑडिट एविडेंस था, उसमें हर एक चीज की बात की गई थी। क्या आपने? अच्छा, मैं खड़े रह गया तो मेरा सर ही गायब हो गया। कितना डरेगा ना वो सर कट्या स्त्री, वो कुछ भी कर सकती है। एकदम ऐसा मैं खड़ा हो गया, सीधा इधर से गायब, गैप दिख रहा था बस। हाँ, बहुत बड़ा गैप हो गया। चलो एनीवेज, अब स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे 500 वॉज जनरल। ऐसे 500 में हर एक चीज के बारे में बोल रहे थे, ऑडिट एविडेंस गैदर करो, कैसे ऑडिट एविडेंस गैदर करना है वो सब कुछ वहां पे दिया था। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये सारी चीजें वहां पे दी थी। तो ऐसे 501 की जरूरत क्यों पड़ी रे? क्या हुआ, कभी कभी ऑडिटर ना मटेरियलिटी वगैरह इस नाम पे ना कुछ चीजों को छोड़ देता था, बट यूजर्स के हिसाब से वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इंस्टीट्यूट को लगा एक नया ऐसे बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, ऑडिटर्स के लिए बोलेंगे कि ये 3-4 चीजें हैं जिसपे आपने स्पेसिफिकली ध्यान देना है, जिसपे आपने स्पेसिफिकली ध्यान देना है, ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्ट। कौन से वो 3-4 चीजें? देखो, सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहला एरिया कौन सा है? इन्वेंट्री। बोल रहे इन्वेंट्री पे ऑडिटर ने अच्छे से ध्यान देना जरूरी है, उसके बारे में उसने अच्छा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करना चाहिए। उसके बाद देखो क्या बोल रहे, लिटिगेशन एंड क्लेम्स। लिटिगेशन एंड यानी कंपनी के ऊपर कोई भी अगर केस चल रहा है या कंपनी ने किसी के ऊपर कोई केस फाइल किया है तो उसका जो भी करंट स्टेटस है उसके बारे में ऑडिटर के पास अप टू डेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कहना इसे ये ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहा है जिसका इंपैक्ट गोइंग कंसर्न पे हो सकता है। किस पे हो सकता है? इन्वेंट्री है ना, बिजनेस का हार्ट है। क्या है? हार्ट।
इन्वेंट्री नहीं होगा तो बिजनेस चल पाएगा क्या? नहीं। मैं सर्विस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग की। किसकी? मैन्युफैक्चरिंग। टाटा मोटर्स के पास गाड़ी नहीं है, बिजनेस क्या करेगा बताओ? कर पाएगा? नहीं। तो ये भले अमाउंट छोटी हो बड़ी हो, ऑडिटर ने वहां पे स्पेसिफिक ध्यान देना चाहिए या नहीं? लिटिगेशन एंड क्लेम्स, मुझे बताओ, ये ऐसी चीज है, कंपनी के ऊपर मान लो कोई बड़ा केस चल रहा है, अगर कंपनी के अगेंस्ट डिसीजन आ गया तो कह रहे से कंपनी की अच्छी खासी पोजीशन हिल सकती है पूरी। समझा क्या? 2000 करोड़ का पेनल्टी लग गया। कितने का? 2000 करोड़ का पेनल्टी। अब मुझे बताओ, जो कंपनी का प्रॉफिट ही 300-400 करोड़ का था, उसको जब 2000 करोड़ का पेनल्टी लगेगा, कंपनी पूरी डगमगा जाएगी या नहीं? तो यहाँ पे ऑडिटर ने स्पेसिफिकली ध्यान देना है कि कंपनी के ऊपर ऐसे कौन से लिटिगेशन और क्लेम चल रहे। आर यू गेटिंग इट? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक कंपनी का ऑडिट करता था, वो विंड मिल बनाता था। क्या बनाता था? विंड मिल। ठीक है, वो साल में ना गिन चुन के 15 से 20 विंड मिल बेचता था, और तो भी मतलब 3-1 हजार करोड़ का उसका टर्नओवर था। एक विंड मिल कम से कम 200-250 करोड़ के आसपास की आती है, महंगा खर्चा रहता है विंड मिल का। ठीक है, अब समझने का ट्राई करो, उसका क्या हुआ, उसने कहीं पे तो ऑस्ट्रेलिया या कोई कंट्री में एक विंड मिल एक्सपोर्ट कर रहा था, और ऑन द वे जाते वक्त है ना वो विंड मिल डैमेज हो गया। क्या हो गया? डैमेज। और वो आगे के कंट्री वाले जो भी वेंडर था, जो भी कस्टमर था, उसने इनके ऊपर केस डाल दिया। इतना तगड़ा केस था ना वो, ये लोग हार गए, कंपनीज बंद। उधर इतना बड़ा केस डाल दिया उन्होंने, उधर इनको पेनल्टी पे करते करते कंपनीज पूरा बंद करना पड़ा, इतना बड़ा पेनल्टी था। तो ये लिटिगेशन एंड क्लेम। आप मुझे बताओ, ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा है, उसको ये सारी सिचुएशंस को भी देखना चाहिए या नहीं? उसको वो इग्नोर कर सकता है क्या कि नहीं नहीं ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ पे दिख रहे हैं, अरे ये तो केस चल रहा है, चलने दे, अपने को क्या? वैसे नहीं, जो भी लिटिगेशन एंड क्लेम चल रहे हैं भाई, तो अच्छे से ध्यान देके उसको चेक कर कि क्या उसका करंट स्टेटस है। सेगमेंट इंफॉर्मेशन। सेगमेंट इंफॉर्मेशन क्या होता है? सेगमेंट रिपोर्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? अभी तक नहीं हुआ? अच्छा, अभी तक ग्रुप 1 नहीं पढ़े हो क्या तुम लोग? तू पढ़ा है ना, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग पढ़ा होगा ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा क्या सेगमेंट वाला? या याद नहीं आ रहा? याद नहीं आ रहा तो देखो, सेगमेंट रिपोर्टिंग में क्या होता है, सिंपल है, आपको आपके बिजनेस के ना सेगमेंट्स बनाने पड़ते हैं। सेगमेंट्स मतलब क्या? वो सेगमेंट्स या तो ज्योग्राफिकल रीजन के बेसिस पे हो सकते हैं, यानी देखो इंडिया से कितना रेवेन्यू आ रहा है, इंडिया के बाहर से कितना रेवेन्यू आ रहा है, रशिया से कितना, चाइना से कितना, यूएस से कितना, इसको बोलते हैं अलग अलग सेगमेंट्स को रिपोर्ट बनाना। अलग अलग सेगमेंट्स में क्या बनाना? रिपोर्ट बनाना। एक और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लो मैं टोटल परचेज जो कर रहा हूं, तो टोटल परचेस में कौन से कंट्री से कितना कितना मेरा परचेस है। अब इसका बोलोगे सर आप यूज क्या होता है, समझने का ट्राई करो। अगर मेरा मेजर परचेसेस यूक्रेन से, किससे? बिजनेस की तो लग गई, समझा? पिछले 1-2 सालों में जो यूक्रेन और रशिया का वॉर की हालत है, यूक्रेन खुद को संभाल नहीं पा रहा, वो सामान क्या एक्सपोर्ट करेगा? समझा गया? उधर से गाड़ी एक्सपोर्ट के सामान की जा रही, ऊपर से बॉम्ब आ गया, ठुपुक, खत्म। उधर गाड़ी उनकी खत्म, इधर तेरा बिजनेस खत्म, क्योंकि मेजरली तेरा परचेस किधर से था? यूक्रेन से था। तो ये सेगमेंट का नॉलेज होना जरूरी है या नहीं, कि अपना जो बिजनेस है उसका एक्चुअल रेवेन्यू, उसके एक्चुअल एक्सपेंसेस आ किधर से रहे? एसेट्स, आपके जो टोटल एसेट्स है, तो कितने एसेट्स आपके इंडिया में कितने एसेट्स आपके इंडिया में, कितने एसेट्स आपके इंडिया के बाहर है, ये सारा नॉलेज होना चाहिए या नहीं? आर यू गेटिंग इट? समझा? इसको बोलते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो ये 3 चीजें, इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग, जिसके ऊपर ऑडिटर ने अच्छा खासा ऑडिट एविडेंस गैदर करना चाहिए। समझा क्या? चलो अब क्या बोल रहे हैं? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहले बोल रहे हैं, जब हम इन्वेंट्री की बात करें तो ऑडिटर ने 2 चीजें देखनी है। एग्जिस्टेंस, क्या इन्वेंट्री सच में एग्जिस्ट करती है, एंड कंडीशन, यानी जो इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है क्या वो सेलेबल कंडीशन में है? क्या वो सेलेबल कंडीशन में? अभी मान लो एक एग्जांपल देता हूं, मैं जब फरेरो रोशर का ऑडिट करने जाता हूं, तो वहां पे मुझे दिखता है कि 50 करोड़ का स्टॉक दिखा रहे, 50 करोड़ की इन्वेंट्री है, ओके। 30 करोड़ की इन्वेंट्री ऐसे दिख रही है जिसका एक्सपायरी डेट खत्म है, जिसका एक्सपायरी डेट, अब वो 30 करोड़ की इन्वेंट्री की आज कुछ भी वैल्यू है क्या स्क्रैप के अलावा? उसको मार्केट में सेल नहीं कर सकते, तो कहना से इन्वेंट्री एक्चुअली 20 करोड़ की है, 30 करोड़ तो ये लोगों ने राइट ऑफ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? राइट ऑफ, यानी बुक से हटा देना चाहिए। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री। तो 2 चीजें ऑडिटर ने देखनी है। सबसे पहले एग्जिस्टेंस, क्या जितना बुक्स में इन्वेंट्री बोला है क्या उतना इन्वेंट्री सच में एग्जिस्ट करता है, और दूसरा है कंडीशन, जो इन्वेंट्री एग्जिस्ट कर रहा है क्या उसकी कंडीशन सेलेबल है, क्या वो सेलेबल कंडीशन में है।
इन्वेंट्री के बारे में समझा। अब एग्जिस्टेंस कैसे चेक करोगे रे? फिजिकल वेरिफिकेशन। कैसे चेक करोगे? फिजिकल वेरिफिकेशन। जाके ही देखना पड़ेगा ना, तब तक कैसे पता चलेगा इन्वेंट्री फिजिकली एग्जिस्ट करती है या नहीं। और कंडीशन कैसे चेक करोगे? जो भी मान लो आप क्या करोगे, उसकी करंट मार्केट प्राइस निकालोगे, उसके टैक्स वैक्स देखोगे, ऑब्जर्वेशन, समझा, इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंट वगैरह देखोगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब का है, बैच कब बना था, एक्सपायरी कितने महीनों में होती है, आज के तारीख में एक्सपायर्ड है या नहीं है, समझा क्या। अगर चलो मान लो 31 मार्च के इन्वेंट्री में 10 करोड़ की इन्वेंट्री ऐसी है जो एक हफ्ते में क्या होने वाली है, एक्सपायर होने वाली है, आज एक्सपायर्ड नहीं है, आज सेलेबल कंडीशन में है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। अभी देखो ऑडिट आप कब करते हो? अप्रैल और मई में। तो 31 मार्च के बाद 10 दिन तो आपके ऑलरेडी ऑडिट करते वक्त हो गए होंगे। चेक करो अगले 10 दिन में वो इन्वेंट्री सेल हुई है क्या, नहीं, तो मतलब वो इन्वेंट्री क्या करनी पड़ेगी? राइट ऑफ। क्या करनी पड़ेगी? क्योंकि ऑडिटर के सामने क्लियर प्रूफ है 31 मार्च को जो इन्वेंट्री थी वो अगले 10 दिन में क्या होने वाली थी, एक्सपायर होने वाली थी, और वो अगले 10 दिन में सेल नहीं हुई है। तो जितनी सेल नहीं हुई है उतने ऑडिटर ने क्या बोलना चाहिए मैनेजमेंट को कि इन्वेंट्री क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। क्या कर दो? राइट ऑफ। समझा। अब लिटिगेशन एंड क्लेम्स के बारे में क्या बोल रहे हैं? क्या चेक करना है? कंप्लीटनेस। क्या चेक करना है रे? कंप्लीटनेस। कि क्या मेरे सारे लीगल केसेस जो भी कंपनी के ऊपर चल रहे या कंपनी ने किसी के ऊपर किए, क्या कंपनी ने सारे लिटिगेशन एंड क्लेम्स को कंप्लीटली रिकॉर्ड किया है? क्या कंप्लीटली रिकॉर्ड किया है? क्या ऐसा कोई भी केस है जिसके बारे में ऑडिटर को नॉलेज नहीं है, यानी केस चल रहा है बट कंपनी ने उसको कहीं पे दिखाया नहीं है, और ऑडिटर ने ये कैसे चेक करोगे रे? कैसे चेक करोगे बताओ? कंपनी के मैनेजमेंट से पहले पूछो क्या कोई केस वगैरह चल रहा है क्या। दूसरा क्या कर सकते हो? कंपनी के लीगल एक्सपेंसेस के लेजर को देखो। क्या देखोगे? कंपनी के। अब मुझे बताओ, कंपनी बोल रहा है कोई भी हमारे ऊपर केस नहीं है और कंपनी के लीगल एक्सपेंसेस बढ़ गए, क्या लॉजिक है बढ़ने का? कुछ तो लॉयर को फीस दिया, मतलब कुछ तो लॉयर क्या ऐसे नहीं अच्छा लग रहा था, लॉयर बेचारा बहुत गरीब था दे दिया, ऐसे देखो क्या? कुछ तो रीजन होगा ना। तो वहां से भी पता चल सकता है, वो लॉयर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, उससे लिस्ट मंगाओ कि वो कितने केसेस के साथ आज कंपनी के ऊपर डील कर रहा है, और फिर चेक करो क्या मैनेजमेंट ने आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। समझा। presentation and disclosure of segment information in accordance with the applicable financial reporting framework। जैसे मैंने बोला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब यही होता है अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर अपना स्केड्यूल 3 का जो डिस्क्लोजर है। तो वहां पे क्लियरली बोला है, देखो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब पढ़ोगे ना तब आपको रियलाइज होगा, वहां पे क्लियरली एक चीज बोली है कि सेगमेंट के केस में ना 10% से ज्यादा अगर आपका रेवेन्यू कोई एक पर्टिकुलर कंट्री, एक पर्टिकुलर रीजन से आ रहा है ना, उसको अलग से दिखाओ, उसको अलग से दिखाओ। 10% हो, 20% हो, अभी लेटेस्ट में मैंने भी अमेंडमेंट नहीं देखा है उसका अकाउंटिंग का, बट एनीवे जो भी क्राइटेरिया होगा, तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में लिखा है। ऑडिटर ने ये चेक करने का कि क्या वो क्राइटेरिया मैनेजमेंट ने फुलफिल किया है। मान लो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है 10% से ज्यादा का अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या एक पर्टिकुलर कंट्री से या एक पर्टिकुलर कस्टमर से अगर रेवेन्यू आ रहा है तो उसको अलग से दिखाओ। इसी को बोलते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग। इसी को क्या बोलते हैं? अब ये अगर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला है तो ऑडिटर ने चेक करना जरूरी है ना क्या कंपनी ने वैसे दिखाया है। समझा क्या? आर यू गाइस गेटिंग इट? समझा। तो ये 3 चीजें ऑडिटर ने चेक करनी है, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, कंप्लीटनेस ऑफ litigation and claims, and last but not the least whether the segment reporting presentation is as per the financial reporting framework। समझा। तो चलो नोटबुक निकालो, रैली को थोड़ा ये ऐसे 501 में कौन से 3 चीजों पे ध्यान देना है। लिखो चलो, ऐसे 501 डालो, नाम डालो ऐसे का, और नीचे डालो ये वाला लाइन लिखो। देखो द ऑब्जेक्टिव से लिखो आगे इधर तक, द ऑब्जेक्टिव से ये जो मैंने किया है ना हाईलाइट, ये लिखो चलो।
अरे मैं अपना फोन नीचे ही भूल के आ गया, रुको मैं लेके आता हूँ। लिखा क्या सबने? जीएसटी में क्या रिफॉर्म आए रे? 18%, 10% से जीएसटी कम हो गया ना। प्रॉब्लम ये है, इसका बेनिफिट अपने को पास ऑन नहीं होता है। अभी जैसे देखो वो आलू भुजिया वगैरह उसके ऊपर बोल रहे हैं उन्होंने 12% से 5% कर दिया। अब 7% वो लोग अपने प्राइस बढ़ाएंगे, आलू भुजिया 10 रुपए को ही मिलेगा। उल्टा ये इससे बेनिफिट अपने को नहीं होता है, इसका बेनिफिट उनको पास ऑन होता है। हाँ, इस पे रूल कैसे आना चाहिए कि तुम्हारी जो प्राइस थी वो पहले से ऐसी रहेगी, बस उस पे जीएसटी अलग हो जाएगा। अभी जैसे मान लो आलू भुजिया 7 रुपए का प्राइस है, 3 रुपए जीएसटी था, ठीक है। अब अगर जीएसटी 2 हो गया तो वो 9 रुपए में मिलना चाहिए ना, मिलेगा 10 रुपए में ही। ये लोग 1 रुपए अपने पॉकेट में डालेंगे। तो ये रिफॉर्म है ना, मतलब मैं बोलूँ क्या क्या है, सिंपल एक वो सी बनाने का तरीका है, मतलब होता कुछ नहीं है ये। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी जैसे एक मेरा दोस्त वो गाड़ी लेने गया, तो ये अभी 4000 सीसी के अंदर की गाड़ी है वो, तो अभी लॉजिकली 28% से 18% किया जीएसटी। गाड़ी वालों ने उतना 10% प्राइस बढ़ा दिया। उनको पता है ना 28% जब था, जो गाड़ी 18 लाख की जब थी एग्जाम्पल, लोग खरीद रहे थे ना, तो 18 हो गई प्राइस। हम कहाँ बढ़ा रहे, हम उतनी रख रहे। तो इन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दिया, प्राइसेस कम नहीं हुए। हाँ, पॉलिसी इधर गवर्नमेंट ही फेल लग रहा है मेरे को पूरा। पॉलिसी तो ठीक है,
एनीवेज, मैं कंट्रोवर्शियल मैटर पे अभी मैंने डिसाइड किया लेक्चर में नहीं बोलूँगा। हाँ, आफ्टर लाइक कल मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था मेरे यहाँ पे, तो उसमें मेरा वो चल रहा था, बजट चैप्टर चल रहा था। मैं खोल खोल के मार रहा था गवर्नमेंट की। बाद में रियलाइज हुआ मेरे क्लास में एक लड़का है, उसके पापा ही एमएलए उधर के और बीजेपी से। वो बेचारा ऐसे शांत बैठ के सुन रहा है फिर 15 मिनट बाद बोलता है, सर सुनो ना, मैं बाहर बैठू क्या? मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ लूंगा। बोले सुने, वो बोले सुनने में ही ऐसा हो रहा है। मैं पूरी मार रहा था ना, मैं बोला कि कैसे ये एमएलए के पास आ जाती है मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू। वो बेचारा आता क्लास को रेंज रोवर में। वो बेचारा ड्राइवर को बोल रहे तो आगे के चौक में रुक जा, मैं चल के आता हूँ वहां तक। बेचारा, मेरे को ही बुरा लगा। मैं बोला ठीक है भाई, इसके आगे अभी क्लास में नहीं निकालूंगा पॉलिटिक्स। वो एक तो बेचारा बहुत ऐसे शांत है, वो देख के लगता नहीं कि एमएलए का बेटा है, तो वो अपना एकदम अच्छे से पढ़ रहा था सामने बैठ के। अब मैं इतना बोल रहा हूँ, बोलते हैं सर मैं बाहर बैठूंगी आज के लेक्चर को। बोला तो गलती किया इकोनॉमिक्स मेरे पास लगा कि एक तो मैक्रो जब से चालू हुआ है ना, मैं बजा रहा हूँ गवर्नमेंट की बैठ के, और ये बेचारा सुन के लेता है। चलो एनीवेज। अब पापा घर जाके पूछ रहे, मान लो आज क्या पढ़ा है क्लास में? बोला आपकी मारी सर ने। तो एनीवेज चलो, मैं कैसे बताया कि वो भड़ास बहुत है अंदर, तो मैं नहीं चाहता कि वो लेक्चर में निकले, और ऑडिट में तो बिल्कुल नहीं है, यूट्यूब पे जाने वाला है ना, तो कैसे अपना क्या बोलते हैं पोटा पाण्याचा विषय आपले, तो उधर मस्ती नहीं। जिधर जिधर खाने का सवाल है ना, उधर शांत बैठने का। अरे मोदी भक्त होते हैं ना, तो वो क्या उधर से कुछ क्लिप निकाली डाल दिया, किधर आ गए घर पे गुंडे मारने के लिए मेरे को। हो सकता, कुछ भी हो सकता है। अरे इंडिया है, इंडिया में कुछ भी हो सकता है। अगर जाने दो अभी। जुबान फिसल जाए। आ जाओ इन्वेंट्री पे आ जाओ। जब बिफोर आई स्टार्ट, मैं लेक्चर ही पे डिलीट कर दूंगा इधर से, आज वापस बैठ के रिकॉर्ड करूंगा वरना। चलो स्टार्ट करते। When inventory is material to the financial statement, the auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory by, कैसे करेगा रे वो? देखो, attendance at physical inventory counting unless impracticable। मतलब जब तक उसको ऐसा नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है जाना, या unless impracticable क्यों डाला है पता है क्या? कोई गेस कर सकता है क्या? अरे वो तो impracticable का डेफिनेशन हो गया, बट डाला क्यों होगा? ऐसे क्यों होगा कि वो जा नहीं पाएगा? उससे क्या फर्क है? नहीं, वो भी नहीं। जाओ फ्लाइट लेके। अच्छा है, आर्टिकल के लिए तो सबसे बढ़िया न्यूज वही होती है कि इन्वेंट्री पुणे के बाहर है, घूमने को मिलता है ना। सबसे सिंपल रीजन, ये लाइन ऐड किया था कोविड में। कब ऐड किया था? कोविड में। कोविड में प्रैक्टिकल ही नहीं था ना जाके देखना। कब क्या इधर बाहर निकले तो पुलिस बांबू मार रहा था, तुम इन्वेंट्री देखने जाओगे किधर? तो उस टाइम पे ये लाइन ऐड किया था, अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। यानी अगर नॉर्मल सिनेरियो है तुम जा सकते हो तो तुमने जाना चाहिए। ऑब्वियसली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक चीज होती है जरूर, बट देख कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी ना एक अपना वो, मतलब कल जाके अगर तेरे पे सवाल उठा ना कहीं पे कि तूने ये चेक क्यों नहीं किया, और तू उधर बोला ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो उसको वैलिड आंसर नहीं माना जाता, समझा? वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो जस्ट आपको एक गाइडिंग प्रिंसिपल बोला है कि एक बार देख लेना कि कॉस्ट क्या और उससे मिलने वाला बेनिफिट। बट अगर ऑडिटर को ऐसे लगता है नहीं, भले 5 रुपए की इन्वेंट्री है बट जाके चेक करना चाहिए, तो वो चेक कर सकता है। क्योंकि देखो, फ्रॉड का कोई अमाउंट नहीं होता, फ्रॉड छोटा हो या बड़ा हो, फ्रॉड फ्रॉड होता है, ठीक है? 5 रुपए का फ्रॉड है, अगर उसको सही टाइम पे नहीं पकड़ा तो वो 5 लाख करोड़ का भी फ्रॉड बन सकता है, समझा? चलो, तो सबसे पहले क्या बोल रहे, कैसे चेक करोगे रे एग्जिस्टेंस? अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, इवेल्युएट मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ द एंटिटीज फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। अब क्या बोल रहे हैं, देखो, मैनेजमेंट हर महीने, हर साल, हर 6 महीने में जब भी उनका फ्रीक्वेंसी रहेगा फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करता है, मैनेजमेंट करता है, पता है? ऑडिटर तो अपना सैंपलिंग बेसिस पे करता ही है, बट मैनेजमेंट हर महीने में अपना इन्वेंट्री काउंटिंग करता है। यहाँ पे वो बोल रहे हैं जाके तुम उनका इन्वेंट्री काउंट अटेंड करो, ये ऑब्जर्व करो कि कैसे वो इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहे हैं, क्या आपको वो प्रोसेस सही लग रहा है, देखो कि मैनेजमेंट क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। जैसे देखो, अगर मान लो आई एम द सीनियर मैनेजर, आप 4 लोग आज यहाँ का इन्वेंट्री काउंट करने वाले हो, तो मैं चारों लोगों को बोलता हूँ देखो गाइस, ये आपके हाथ में लिस्ट है, तो क्या कर रहेगा है,
लिस्ट के हिसाब से मत जाओ, क्योंकि लिस्ट के हिसाब से जाओगे तो पहला आइटम इधर दूसरा उधर रहेगा, फिर टाइम ज्यादा जाएगा। तो जो जो आइटम मिलता है ना वो आइटम लिस्ट में ढूंढो और उसके अगेंस्ट काउंट करके डेटा डालना स्टार्ट करो। और जैसे ही काउंट करोगे उसके ऊपर ब्लू टिक कर देना या उसके ऊपर स्टैम्प कर देना काउंटेड, मतलब डबल काउंटिंग ना हो। ये इंस्ट्रक्शंस आपने देखे, फिर आप देखोगे क्या ये इंस्ट्रक्शन सही है, समझा क्या? अगर मान लो ये वाला इंस्ट्रक्शन नहीं दिया होगा कि जो काउंट हुआ है उसको कुछ तो मार्क करो वगैरह, तो कहने से डबल काउंटिंग के चांसेस ज्यादा है। एक एग्जांपल देता हूं, इसने काउंट करके गया, ठीक है, अब सेम आइटम इसके लिस्ट में भी था, ये भी आके वापस वो बॉक्स को काउंट करके गई, कहने से डबल काउंटिंग। बट अगर उस पर कुछ तो स्टैम्प वैम्प मारा, कुछ मार्क कर दिया, अब ये जब आएगी पहले देखेगी अरे नहीं इस पे स्टैम्प है, मतलब ऑलरेडी किसी ने तो काउंट किया है, समझा? तो ये इंस्ट्रक्शंस देखो मैनेजमेंट के सही है क्या, उनके प्रोसीजर्स देखो कि कैसे काउंट कर रहे हैं, उसको जो अगर डिफरेंस मिल रहा है तो रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं, कुछ शीट वगैरह बनाई है क्या, वो सारी चीजें आप बेसिक देखो वहां पे। ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट्स काउंट प्रोसीजर, इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री, परफॉर्म टेस्ट काउंट्स। जैसे देखो फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो, अब ऐसे ऑडिटर ऐसे जाता है, हाँ ठीक है करो तुम काउंट, मैं देख रहा हूँ। अभी फिर मान लो अभी जैसे ये क्लाइंट की पर्सन है, ये काउंट कर रही है, इसने एक बॉक्स में देखा और ऐसे बॉक्स के ऊपर 30 यूनिट्स लिखा था, तो इसने अपनी लिस्ट में 30 टिक कर दिया। मैंने बोला ओके निकालो ये बॉक्स, नीचे दिखाओ इसके अंदर 30 यूनिट्स है क्या। मान लो चॉकलेट की बात चल रही है, तो 30 चॉकलेट है क्या, दिखाओ इसके अंदर। तो ये बॉक्स नीचे लेने के लिए बोलेगी, फिर उसके अंदर अगर 30 नहीं मिले तो कहने से मैनेजमेंट का इन्वेंटरी काउंट गलत हो रहा है, समझा गया? बस बॉक्स के ऊपर जो स्टिकर लगा है वो स्टिकर पे रिलाई करके ये लोग काउंट कर रहे, वैसा काउंट नहीं होना चाहिए। काउंट कैसे होता है? एक्चुअल में फिजिकल इन्वेंट्री देख के रिकॉर्ड करना, तो सैंपल बेसिस पे। बट मान लो अगर बॉक्स निकाला 30 मिले, आई वाज लाइक ओके चलो आगे। फिर रैंडमली स्वप्निल एक काउंट कर रहा है, स्वप्निल को बोला कितना है इसमें, बोला 72, दिखा मेरे को काउंट करके 72 है क्या। इसको बोलते हैं रैंडमली परफॉर्म टेस्ट काउंट, समझा? हम बीच में एक दो उनको बोलते हैं हाँ चल ये दिखा, इसमें है क्या इतना, उसमें है क्या इतना, इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट काउंट्स। क्या बोलते हैं? Performing audit procedure over the entity's final inventory record to determine whether they accurately reflect actual inventory count results. फिर क्या करोगे? ये अभी पूरा इन्वेंट्री काउंटिंग होने के बाद बहुत रेयर है ऐसा कि कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि एक होता है स्पिलेज। स्पिलेज मतलब क्या? कभी कभी मान लो कोई छोटा मोटा एक दो चीज यहाँ पे लाते वक्त गिर गया, किधर पे रह गया पीछे, या कभी कभी देखो मैनुअल एरर, एक बॉक्स में 30 आइटम्स डालने थे, गलती से 28 ही डाल दिया, बट स्टिकर 30 का लगा दिया। तो ये सारी मैनुअल एरर्स की वजह से हो सकता है कि कुछ स्लाइट डिफरेंस हो, कभी कभी मेजर डिफरेंस भी मिलके आ सकता है, फिर उस केस में आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा किसकी वजह से ये डिफरेंस आया। बट नॉर्मली जो डिफरेंसेस आते हैं वो माइनर होते हैं, यहाँ पे 100 आइटम दिख रहे हैं, वहाँ पे 95 दिख रहे हैं, 4-5 इधर उधर, उसके भी मोस्टली रीजन आपको थोड़ा डीप डाइव करोगे तो मिल जाते हैं। कभी स्पिलेज हुआ रहता है, कभी मान लो ऐसे हुआ रहता है कि वो आपका सेल हो गया था, आपने गलती से रिकॉर्ड नहीं किया, पर उस केस में फिर आपको समझ में आएगा आपके कंट्रोल्स क्या है, वीक है। अगर आपने कोई चीज सेल की है और अगर आपका इन्वेंट्री अपडेटेड नहीं है तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क है, समझा क्या? अगर आपने कुछ तो परचेस किया है और वो आपके इन्वेंट्री में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, बहुत बड़ा रिस्क है। वो आइटम अगर मान ले मैंने 10 करोड़ की इन्वेंट्री परचेस की है और मेरे इन्वेंट्री में वो ऐड ही नहीं हुआ, कहना इससे वो 10 करोड़ का इन्वेंट्री अगर किसी ने गायब भी कर लिया, उसका कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं है अपने पास। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री में दिख ही नहीं रहा था, इन्वेंट्री में दिख ही नहीं रहा था, समझा? तो आपके इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स फिर क्या करोगे? जो भी फिजिकल काउंटिंग करने के बाद जो एक्चुअल नंबर्स आ रहे चेक करोगे क्या उसी के जितने नंबर्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जा रहे हैं फाइनल इन्वेंट्री के, समझा? सिंपल है क्या? हाँ। अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, अटेंडेंस एट, अरे क्या दो बार हो गया क्या? अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इन्वॉल्व्स inspecting the inventory and to ascertain its existence and evaluates its condition and performing test count. सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? What does attending physical inventory count means? जाओ वहां पे कंडीशन देखो इन्वेंट्री की, क्या इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है देखो। जैसे अभी ये बेंचेस है, ये बेंचेस यहाँ के ये एसेट दिखते हैं, इन्वेंट्री नहीं। बट मान लो अभी मेरा किराना दुकान है, किसका दुकान है? किराना, दैट इज जनरल स्टोर्स। अब मेरा मान लो वहाँ पे 10 kg राइस, 15 kg गेहूं, ऐसे बहुत सारे आइटम्स है। तो ऑडिटर जब आएगा वो क्या करेगा? बस ये नहीं देखेगा कि फिजिकली एग्जिस्ट करता है क्या, फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है वो एक चीज था, दूसरा आपने को क्या देखना था? कंडीशन। उसको दिख रहा है उधर चूहे घूम रहे हैं, वो राइस पूरा खराब हो चुका है, कोई खरीदने के लिए नहीं है वहाँ पे, या मान लो उसका बिस्किट का पैकेट से उसके ऊपर एक्सपायरी हो गया ऑलरेडी, तो कहना से भले ही स्टॉक तो है फिजिकली बट इट इज नॉट इन अ सेलेबल कंडीशन। तो ऑडिटर ने दोनों चीजें चेक करनी है। समझा क्या? अब मैटर्स ये बीच वही लिखा है फिर, कंप्लायंस विद द मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट ने जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए क्या स्टॉक काउंट करने वाले लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। मैटर्स रेलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, अरे ये डबल डबल क्यों हुआ है यार?
मैटर्स रेलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इंक्लूड, फॉर एग्जाम्पल देखो क्या क्या आपको देखना है. सबसे पहले आपको देखना है नेचर ऑफ इन्वेंट्री. क्या देख रहा है? नेचर ऑफ, मतलब क्या क्या चीजें आपको कंसीडर करनी होती है बिफोर अटेंडिंग द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट. मुझे बताओ जहां पे फिजिकल इन्वेंट्री काउंट के लिए जा रहे हो, ये तो पता रहना चाहिए इन्वेंट्री क्या टाइप की है वहां पे. समझा क्या? एक एग्जांपल देता हूं. हम लोग एक ऑटोमोबाइल कंपनी के इन्वेंट्री काउंट के लिए गए थे. अब उधर हमको हमेशा ये बोलते थे कि पहले ये तो समझो कि क्या इन्वेंट्री काउंट करने वाले हो. सबको गाड़ियां ही नहीं मिलेगी, किसी को गाड़ी मिलेगी, किसी को गियर बॉक्स के मिलेंगे स्टॉक, किसी को बस टायर के स्टॉक मिलेंगे, किसी को नट बोल्ट के स्टॉक मिलेंगे. तो नेचर ऑफ इन्वेंट्री भी पता रहना चाहिए ना अपने को. किसी को WIP मिलेगा, आधी गाड़ी बनी है आधी बाकी है, वो भी तो इन्वेंट्री होती है ना, वर्क इन प्रोग्रेस. समझा? तो स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आइडिया रहना चाहिए कि कौन से प्रोसेस में गाड़ी कितनी कंप्लीट होती है, क्योंकि वैल्यूएशन वैसे ही होता है ना. अब एक एग्जांपल है, 50% गाड़ी कंप्लीट हो गई है, तो अगर टोटल 10 लाख की गाड़ी है तो कहने से 5 लाख का काम हो गया. 5 लाख का काम हो गया. बट ये आपको कब असर्टन कर पाओगे? जब आपको स्टेज वाइज प्रोसेस वाइज पता है ये प्रोसेस होने के बाद कितना काम कंप्लीट होता है, ये प्रोसेस होने के बाद कितना काम कंप्लीट होता है. फिर आप WIP देखते वक्त देखोगे कि अच्छा ये ना फाइनल प्रोसेस तक आया है, मतलब 90% काम डन है, फिर इसकी वैल्यू इतनी इतनी होनी चाहिए. ये अरे अभी तक तो जस्ट फर्स्ट प्रोसेस पे 5% ही काम हुआ है, तो इसकी वैल्यू इतनी इतनी होनी चाहिए. ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन इन्वेंट्री. अगर आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है इन्वेंट्री में, यानी आपको अगर लग रहा है कि आपके कंट्रोल सही से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इन्वेंट्री में रिस्क काफी ज्यादा है, तो मुझे बताओ आपको फिजिकल इन्वेंट्री ऑब्जर्वेशन में ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे या कम? ज्यादा, क्योंकि रिस्क क्या है? ज्यादा है. नेचर ऑफ द इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू इन्वेंट्री, कि भाई इंटरनल कंट्रोल्स कैसे है, स्ट्रांग है नहीं है, ऑटोमेटेड है मैन्युअल है, समझा, IT डिपेंडेंट है. ये सारे कंट्रोल्स को भी आपको देखना पड़ेगा. अगर मुझे बताओ कंट्रोल्स स्ट्रांग है तो इन्वेंट्री फिजिकल काउंट ज्यादा करना पड़ेगा या कम? कम करना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल्स क्या है? काफी स्ट्रांग है. समझा? अगर कंट्रोल्स वीक हो गए तो फिर आपको इन्वेंट्री काउंट ज्यादा करना पड़ेगा. समझा? Whether adequate procedures are expected to be established and proper instructions issued for physical inventory counting. ये भी देखना जरूरी है, क्या मैनेजमेंट को पता है इन्वेंट्री काउंट कैसे करना होता है, क्या मैनेजमेंट ने सही से इंस्ट्रक्शंस ड्राफ्ट किए, क्या वो इंस्ट्रक्शंस सही से प्रॉपरली जो लोग काउंट करने वाले उनको दिए गए. समझा क्या? वरना पता चला इसको पता था स्टैम्प करने का, इसको पता ही नहीं था, ये मस्त सब बॉक्सेस को काउंट करते घूम रही है. आर यू गेटिंग इट? कहना से डबल काउंटिंग तो हो ही जाएगा, एफर्ट्स भी गए, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, और अल्टीमेटली कंक्लूजन तो कुछ भी नहीं मिला. तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है, पहली बात तो क्या सही इंस्ट्रक्शन बनाए, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या वो इंस्ट्रक्शन सही से कम्युनिकेटेड है, क्या वो इंस्ट्रक्शन सही से वेदर, अरे किधर आ गए, हाँ, टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कब करना चाहिए. समझा क्या? कब यानी नहीं सुबह शाम दोपहर वैसा वाला नहीं, कब यानी कौन से डेट को करना चाहिए. समझा क्या? क्योंकि देखो जब आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करते हो ना, यूजुअली हम मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, आपका उस दिन प्रोडक्शन रुकवा दो, उस दिन प्रोडक्शन क्या करो. कोई बताएगा क्या ऐसे क्यों बोलते होगे हम लोग, क्यों उनको प्रोडक्शन रोकने के लिए बोलते होगे? कोई आइडिया? Why do we request the management to stop the production while we are doing inventory physical count? राइट. आप देखो ना, सिंपल सी बात है, अगर मान लो आप इन्वेंट्री काउंट कर रहे हो, ठीक है, मैं गियर बॉक्स का इन्वेंट्री काउंट कर रहा था, अभी मैंने 5 मिनट पहले सारे गियर बॉक्स काउंट किए, आगे गया, इधर से प्रोडक्शन चालू है, 5 गियर बॉक्स उठा के प्रोडक्शन के लिए लेके गया. अब वो सीवीप वाला जो कर रहा था, वो सीवीप वाला उधर गियर बॉक्स उसमें काउंट कर रहा है, इधर मैंने भी काउंट किया, डबल काउंटिंग हुआ या नहीं. समझा गया? अच्छा, अभी मान लो मैंने गियर बॉक्स काउंट किए, 50 दिखे, मैंने 50 लिखा, थोड़ा आगे गया, 15 और गियर बॉक्स नए आ गए स्टॉक में, वो ऐड हो गए वहां पे. अब एक्चुअल स्टॉक कितने का है? 65. तो ये इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट पूरा स्टॉप करना पड़ता है, प्रोडक्शन स्टॉप करना पड़ता है, और फिर हम फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करते हैं ताकि कोई भी मूवमेंट ना हो इन्वेंट्री में, कोई भी मूवमेंट ना हो, क्योंकि मूवमेंट होगा तो आपका काउंटिंग गलत हो जाएगा. और ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है. क्या होता है, छोटे मोटे कंपनीज तो अपना सुन लेते हैं, बड़े कंपनीज नहीं सुनते, वो लोग मतलब ऐसे रहते हैं. अभी जैसे मर्सिडीज बेंज, हमने बोला प्रोडक्शन रुकवा दो, बोले ऑडिट रुकवा दो. ठीक है, बोले प्रोडक्शन थोड़ी रोकेंगे हम तुम्हारे लिए, बोले प्रोडक्शन चालू रहेगा, करना होगा काउंट तो करो वरना देख लो. तो हम लोग बहुत मेहनत से, भाई उधर एक आदमी, एक मिनट गाइस,
हॅलो, हां मॅम, मी ॲक्च्युली लेक्चरमध्ये होतो. मला तुम्ही 3च्या पण नंतर कॉल करू शकता का? कारण 3पर्यंत माझं थोडं लेक्चर चालू असतं. हो हो चालेल, 3-3:30च्या दरम्यान कॉल करा मला. हो हो चालेल. चलो, तो क्या बोला मैंने? हाँ, तो वो लोग नहीं रोकते, तो उधर फिर हमको और प्रोसीजर्स लगाने पड़ते हैं, बीच वाला मूवमेंट भी ट्रैक करो, वो सारी चीजें होती है. बट एज आई सेड, उसमें ना इन्वेंट्री काउंटिंग इतना डिफिकल्ट हो जाता है ना, खुद के एक्यूरेसी पे ही सवाल उठते. अभी काउंट किया था, पता नहीं वो अभी जो दिख रहा है उधर उतना ही होगा या नहीं, समझेगा. ऊपर से मैनेजर अपना और दिमाग खराब करता है, उसको भी पता है ये सब हो रहा है. बोल रहे देखा ऋषिकेश, पक्का उतना ही था ना. मैं बोला देख भाई, भरोसा नहीं है, मैंने देखा था तब उतना था, अब तू जाके देखेगा वो चेंज हुआ रहेगा, मेरे को नहीं पता. बोल रहे ऐसे नहीं यार, फिर तूने ठीक से नहीं किया. इतना दिमाग खराब होता, ठीक है लगता है फेंक के मारू कुछ तो एक. पता है उसको कि ये मूवमेंट हो रहा है, बोल रहे नहीं फिर 5 मिनट के लिए तूने रोकना चाहिए ना मूवमेंट में. बाप का कंपनी है मेरे रोकने के लिए, वो मेरे घर वाले नहीं सुनते मेरा. मैं घर वालों को कोई चीज रोकने के लिए बोलता हूँ, मेरे को रोक देते. तू बोल रहा है बाहर के लोगों को रुकवा. बट एनीवेज, whether the inventory or entity maintains a perpetual inventory system. perpetual क्या होता है रे? वो FIFO LIFO वगैरह अपना याद है क्या? ऐसा कोई सिस्टम मेंटेन्ड है क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट. अगर वैसा है तो फिर आपने ये भी देखना चाहिए कि जब मटेरियल इशू हो रहा है तो सबसे पुराना वाला मटेरियल ही सबसे पहले इशू हो रहा है, अगर FIFO मेथड है. अगर LIFO मेथड फॉलो कर रहा है तो सबसे लेटेस्ट वाला मटेरियल इशू हो जाना चाहिए. अगर वेटेड एवरेज है तो फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मटेरियल इशू हो जाए उससे कोई अपने को फर्क नहीं पड़ता है, समझा. अच्छा ताली मारते हो, इधर ये ब्लैक हो जाता है स्क्रीन. मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम कम नहीं होते यार, बढ़ते जा रहे. कोई तो बहुत बड़ा मेरे को लगता है. हाँ, फील्डिंग सेट हो गया मेरा. हाँ सालो तुम लोगों ने नहीं किया ना, तो बीमार भी गिर गया. क्या बंगाली किधर है? किधर है? आए नहीं क्या? है ना, है ना. उधर सच में करते क्या ऐसे सब कुछ? बहुत ही जो ऐसा काला जादू बोले तो बंगाल का ही नाम सबसे पहले आता है. करते तो इधर भी है, पुणे बिने में. बंगाल ज्यादा फेमस है उसके लिए. पता नहीं ऐसे क्या कर दिया बंगाली लोगों ने. हाँ हाँ, क्या बता रहे इस चीज के? होते होगे, अंदाजा लगा रहा है, देख रहे बदनाम कर रहा है तुम्हारे बंगाल को. तेरी भी फील्डिंग सेट हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, ऑलरेडी मेरी सेट हो चुकी है. क्या क्या चलो, होते रहता है, जाने दो. आगे बढ़ते हैं. देखो, द लोकेशन एट विच इन्वेंट्री इज हेल्ड, ये भी तो आपको पता रहना चाहिए ना. इन्वेंट्री कहाँ कहाँ पे है, कितनी इन्वेंट्री कहाँ पे, सारी इन्वेंट्री एक ही लोकेशन पे या मल्टीपल लोकेशंस पे है, तो वो भी ऑडिटर को डिसाइड करना पड़ेगा. क्या मैं सारे लोकेशन पे जाके चेक करूंगा या 1-2 लोकेशंस पे ही चेक करूंगा? ये भी सारा ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा या नहीं पहले, समझा गया. अगर वो 1-2 ही लोकेशन पे चेक करना चाहता है तो उसको ये जस्टिफिकेशन अपना डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि क्यों उसने बाकी के लोकेशंस को इग्नोर किया, समझा क्या? आर यू गेटिंग इट? Whether the assistance of an auditor's expertise is needed to obtain sufficient and appropriate audit evidence. क्या ऑडिटर को कोई ऑडिटर्स एक्सपर्ट की जरूरत है? सर क्यों ऑडिटर्स एक्सपर्ट की जरूरत रहेगी? अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैं एक केमिकल इंडस्ट्री में फिजिकल इन्वेंट्री काउंट के लिए गया था. उधर उन्होंने बोला 2 करोड़ का, मतलब मेरे को एक इन्वेंट्री में 2 करोड़ का आइटम दिखा. मैं बोला मेरे को ये चेक करने का है. वो लेके गए, एक फ्रिज खोला, उधर से ऐसा टेस्ट ट्यूब निकाला, पानी था उसके अंदर. बोले ये, मैं बोला देखो भाई दिखता होगा शक्ल से बट हूँ नहीं, ठीक है. मैं बोला ये पानी को देख के अगर तुम मेरे को बोल रहे हो 2 करोड़ का है, तो या तो तुम सी हो या तुम मेरे को सी बना रहे हो, या हम दोनों भी सी है, या तुमको किसी ने सी बनाया है कि तुमको ये 2 करोड़ का बोल के बेचा है. तो मैं बोला मैं नहीं मानता. बोले नहीं सर ये बहुत ऐसे ये होता है, इसका हमें ये दवाई में इस्तेमाल करते हैं, कैंसर के इसमें करते हैं, ये वो. मैं बोला भाई किधर भी कर, पानी का इस्तेमाल किधर भी करेगा, पानी इतना महंगा रहता है? बोले सर पानी नहीं है, वो दिखने में वैसे दिख रहा है. मैं बोला भाई नहीं देख, मैं मेरा पार्टनर मेरे को मारेगा इससे. मैं जाके उसको बोला कि पानी का बॉटल देख के आया 2 करोड़ का, तो मैं बोला इसको चेक करना पड़ेगा. तो बोला देख कैसे चेक करो, हम बोल रहे तो हम तो ये इंडस्ट्री के लोग हैं, हम पता रहे तुमको यही होता है.
तो मैंने बोला, मैं फोन किया मेरे मैनेजर को, वो बोला रुक यार, आपने कोई इसमें ना क्या करना पड़ेगा, ये ऐसा इन्वेंट्री काउंट करके नहीं चलेगा, एक एक्सपर्ट को लेके आना पड़ेगा जिसको केमिकल इंडस्ट्री का क्या हो, नॉलेज हो, ठीक है। फिर एक ऐसे रहते हैं मार्केट में बहुत सारे लोग, फिर एक प्रोफेसर थे जिनको ये पता था सब कुछ, फिर उनको अपॉइंट किया, फिर वो मेरे साथ आए, फिर उन्होंने वो 2-3 चीज़ें ऐसे कुछ डाल के चेक किया, वो बोले हाँ ये इतने का है, ये ऐसे रहता है, इसका वैल्यू इतना इतना है मार्केट में। तो इसको क्या बोलते हैं, किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना। जहाँ पे ऑडिटर को लगता है कि फिजिकल इन्वेंट्री तो वो देख पा रहा है, बट वो कंडीशन में है नहीं है, वो क्या है कैसे वो नहीं समझ पा रहा, तो उस टाइम पे उसको शायद एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ सकता है। समझा क्या? फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कंडक्टेड अदर देन ऑन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी देखो लॉजिकली तो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कब होना चाहिए रे? 31 मार्च को। कब होना चाहिए? 31 मार्च, जिस दिन फाइनेंशियल ईयर एंड है उसी दिन आपने लॉजिकली क्या करना चाहिए? इन्वेंट्री काउंटिंग करना चाहिए, राइट? बट अगर आप उस दिन के अलावा कोई भी दूसरे दिन पे इन्वेंट्री काउंटिंग करते हो तो आपको है ना एक वर्किंग बनाना पड़ता है, जिसमें आप क्या करते हो बताए क्या? जैसे मान लो मैंने 10 अप्रैल को इन्वेंट्री काउंटिंग किया। कब किया रे? 10 अप्रैल को किया। अब 10 अप्रैल को अगर मैंने इन्वेंट्री काउंटिंग किया है तो 31 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक का जो भी इन्वेंट्री का मूवमेंट हुआ है उसको मेरे को प्लस माइनस करना पड़ेगा ना। तब मेरे को क्या करेगा? 31 मार्च के इन्वेंट्री पे कंफर्ट आएगा। कैसे रे? देखो अभी देखो मैं समझाता हूं क्या करते थे हम लोग। देखो सिंपल सी बात है, अभी जैसे मान लो 31 मार्च को अगर 10,000 आइटम्स थे। कितने थे? 10,000 आइटम्स थे, ठीक है। क्लियर है क्या? गाड़ियों की बात करते, किसके? गाड़ियों की, ठीक है। इतनी इन्वेंट्री बुक्स में दिख रही है, बट आप फॉर सम रीजन 31 मार्च को इन्वेंट्री काउंट नहीं कर पाए। 31 मार्च को इन्वेंट्री काउंट नहीं कर पाए। आपने किया 10 अप्रैल को। कब किया रे? 10 अप्रैल, ठीक है। और उस दिन आपको इन्वेंट्री मिली 12,000। कितनी मिली? 12,000। समझा? चलो अब समझने का ट्राई करो। अब आपको चाहिए, अब ये 12,000 पे चलो आपको फिजिकल एग्जिस्टेंस का तो कंफर्ट आ गया, बट अभी आपको इस पे ओपिनियन देना है क्या? नहीं। ओपिनियन किस पे देना है? 31 मार्च वाले पे। तो ऑडिटर कैसे डिसाइड करेगा कि क्या 31 मार्च को 10,000 की इन्वेंट्री थी? ऐसा वो टाइम क्लॉक लेके पीछे चले जाएगा क्या टाइम में? वो तो नहीं कर सकता। तो उसको ऐसे कुछ तो करना पड़ेगा जिससे उसको कंफर्ट आएगा कि ये दोनों में जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है रे? 2,000 का डिफरेंस है। ये 2,000 का डिफरेंस कैसे आया? तो वो सबसे पहले चेक करेगा 1 अप्रैल से लेके 31 अपना 10 अप्रैल तक कितना परचेस हुआ है। कितना क्या हुआ है? परचेस। मान लो 1,000 रुपए का परचेस हुआ था। क्या हुआ था? 1,000 रुपए का परचेस। यानी कहना इसे परचेस मतलब 31 मार्च को ये इन्वेंट्री नहीं थी, बट 10 अप्रैल को ये इन्वेंट्री है। तो अगर मुझे 12,000 में से ये 1,000 क्या करना पड़ेगा रे? प्लस या माइनस? माइनस, क्योंकि ये 12,000 में इंक्लूडेड है। मुझे इसको क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। मुझे 31 मार्च की इन्वेंट्री चाहिए। 31 मार्च को ये परचेस हुआ था क्या? नहीं। तो उस दिन के इन्वेंट्री में ये होता क्या? नहीं। आज के है तो मैं क्या करूंगा? हटा दूंगा। तो देखो क्या करूंगा? इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। अब कितना बचा रे? 11,000। कितना बचा? 11,000। इसको ना 3,000 कर लो, थोड़ा मैथमेटिकली बिठा देते, ठीक है। अब कितना बचा? 9,000। अब मान लो कुछ आपने इसी डेट के बीच में सेल्स देखा। क्या देखा? सेल्स। 1,000 का क्या किया था आपने? सेल्स। अब मुझे बताओ 1 तारीख से लेके 10 तारीख में जो चीज सेल हुई है क्या वो 31 मार्च के इन्वेंट्री में होगी? हाँ, क्योंकि वो उसके बाद सेल हुआ है, मतलब उस दिन तो होगा। बट जब आपने काउंट किया उस दिन था क्या? नहीं, क्योंकि वो तब तक सेल हो गया। तो क्या करना पड़ेगा? 9,000 में ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? दिस प्लस दिस। अब क्या ऑडिटर ये बोल सकता है कि हाँ ये दोनों क्या हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? तो कहना इसे इस दिन पे भी ऑडिट करके ऑडिटर आराम से इस दिन के इन्वेंट्री पे कंफर्ट ले सकता है। उसको बस क्या करना पड़ेगा? ये परचेस और सेल के सैंपल बेसिस पे कुछ इनवॉइसेस देखने पड़ेंगे। समझा? टू मेक श्योर दैट सच में इतना परचेस हुआ था या सच में इतना सेल्स हुआ था। समझा क्या? आर यू गेटिंग इट? तो अगर आप जिस दिन करना चाहिए उस दिन के अलावा किसी भी और दिन करते हो तो आपको ये प्लस माइनस करना पड़ेगा। समझा? आर यू गेटिंग इट? चलो तो पढ़ो रे, इधर क्या लिखा है?
परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स मतलब वही आपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड है वो सही से मेंटेन किया है क्या, फीफो लिफो वगैरह जो भी रहेगा आपका। फिर रिलायबिलिटी, क्या वो रिलायबल है। देखो ना आगे पढ़ो, चलो मैं समझाता हूं। इधर ये तीसरा ही पढ़ो, मतलब तुम्हारे लिए बचा ही क्या, यही है। अब ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर किसी और दिन पे फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करके जैसे मैंने बोला रिकंसाइल करेगा। साथ ही में वो ये भी देखेगा क्या उसमें जो उसने फिजिकल इन्वेंट्री काउंट किया उसमें और एक्चुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में कुछ भी डिफरेंस है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अब यहाँ पे मान लो 3000 के बजाय 2000 का ही क्या हुआ रहता, परचेस हुआ रहता। तो मुझे बताओ मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो ऑडिटर इसके क्या करेगा, रीजंस ऑब्टेन करेगा। समझा, आर यू गेटिंग इट, समझा क्या। चलो अब देखो अगला, इफ द ऑडिटर अनेबल टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। अगर ऑडिटर ना फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग नहीं कर पा रहा है, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ड्यू टू व्हाटसोएवर रीजन, तो उस केस में देखो क्या बोल रहे, इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ड्यू टू unforeseen circumstances, the auditor shall make or observe some physical counts on an alternative date and perform audit procedures on intervening transaction। जो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर वो 31 मार्च को इन्वेंट्री काउंट नहीं कर पाता है तो उसने किसी और दिन करना चाहिए, और फिर 31 मार्च से लेके उस दिन तक का जो भी डिफरेंस है वो उसने क्या करना चाहिए, रिकंसाइल। क्या करना चाहिए रे, रिकंसाइल। इंटरवेनिंग ट्रांजेक्शन यानी दोनों डेट्स के बीच के ट्रांजेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, इंटरवेनिंग। अगर फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करना इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, कोविड जैसा सिचुएशन है, घर से बाहर निकला तो पुलिस बांबू मार रहे, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हो। ये तुम लोग जिधर जिधर थे उधर कैसा था रे कोविड जब आया था तब, खतरनाक ही था क्या, एकदम डेंजर था क्या। नहीं, मुंबई में कुछ नहीं था, मर रहे थे लोग और बोल रहे हैं नहीं था। तू किधर रहते है, हाँ मुलुंड है, मुलुंड में तो था रे। हाँ हाँ, अच्छा, तो कॉलोनी के अंदर मस्त तुम्हारे मजे चलते थे एकदम, तो तुमने तो एंजॉय किया मस्त। हमारे इधर तो घर से बाहर निकला तो पुलिस नीचे खड़ी रहती थी, तो निकल बस बाहर। मेरे को, मेरा डॉग था ना, उसको वॉकिंग को लेके जाते थे। अब वॉकिंग को भी मना कर दिया एक पॉइंट के बाद, तो उन्होंने बोले वॉकिंग पे भी नहीं लेके जाने, मैं टेरेस पे लेके जाता हूँ वॉकिंग के लिए। अब तब तक तो ठीक है, अब इसका खाना खत्म हो गया, वो रॉयल कैनिन वगैरह वो रहता है ना पेडिग्री टाइप, वो खत्म हो गया। अब वो लाने के लिए तो जाना पड़ेगा ना बाहर, तो मैं अकेला निकला, पुलिस बाम्बूच लेके खड़ा था, बोला अंदर। फिर मैं चार्ली को साथ लेके गया, मैं बोला इसको खाना खाने का है, खिलाओ। मैं लिटरली पुलिस को ये बोला इसको खाना नहीं है, खिलाओ। तो बोले हम क्या करें, मैं बोला हम क्या करें, क्या खिलाओ, इधर छोड़ के जा रहा हूँ मैं, देखो इसको खाने को कैसे, कल से खाना नहीं है इसका। बोले खाना लेके आने का मेरे को, सामने दुकान है उधर से लेके आओगा, चुपचाप जाने दो, चुपचाप आ जाओगा, मेरे को घूमना नहीं है किधर। वो पुलिस मेरे साथ आया उधर तक दुकान तक देखने के लिए, सच में वो खरीदने के लिए जा रहा हो गया। मैं इतना शातिर आदमी था ना, मैंने उधर वो खरीद, और इस बार मैंने सीधा 10 किलो का पैकेट खरीदा। मैं बोला अभी वापस कौन जाएगा बाहर, खरीदा। अब चार्ली मेरे को पता है कैसा है, चार्ली बस मेरे साथ ही है ना, चिल रहता है, बाकी किसी ने अगर उसका वो रस्सी पकड़ा ना, फिर वो है और चार्ली है। तो हाँ, अब मैं क्या बोला इसको, पुलिस को बोला कि देखो अब ये बैग बड़ा है, तो तुम आई हो, तो मैं बोला एक काम करो, मैं ये बैग पकड़ता हूँ, तुम चार्ली को पकड़ो, ठीक है। उसको पहले लगा चार्ली चिल रहेगा, तो उसके वो रस्सी जैसे चार्ली के उसके हाथ में दे दी, चार्ली ने मारी ऐसे सीधा जंप उसके ऊपर, उसने रस्सी बोली, बोले एक काम कर, बोले वो इधर दे मैं लेता हूँ, तू चार्ली को पकड़। भाई बस सोसाइटी के लोग देख रहे हैं, पुलिस बैग लेके आ रहा है, मैं चार्ली को लेके आगे चल रहा हूँ, पुलिस पीछे से रॉयल कैनिन का बैग लेके आ रहा है। इतना मस्त मेरे लिए सीन था ना वो। अरे मेरे तो 2 पागल दोस्त, इतना पीक कोविड, एक तो कोरेगांव पार्क में वैसे ही पुलिस रहते, कोविड में रात में बोर हो रहे इसलिए गाड़ी लेके कोरेगांव पार्क में गए थे। 22,000 की पावती मारी थी दोनों को। आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड ही गया था दोनों को, एक महीने का स्टाइपेंड भी 10,000 था, 1,000 एक्स्ट्रा गया। मस्ती और क्या, बोल रहे थे हम मत जाओ मत जाओ, बोले कोई नहीं होता रे, रात में ये लोग भी चिल रहते, निकला चिल। मस्ती कैसी, पुलिस ने एक्चुअली नहीं देखा था। अब एक जगह पे खड़े थे, अब शांत बैठने का ना, उधर से एक 2 व्हीलर वाला आ रहा है, उसको बोल रहे आगे पुलिस है, उसी ने जाके पुलिस को बोला उधर 2 लड़के खड़े। मैं बोल रहा हूँ आ बेल मुझे मार वाला करने का क्यों है, खड़े रहो मजे करो, वो देख लेगा पुलिस पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी। उसको बोल रहे आगे पुलिस है, उसने जाके बोला उधर 2 लड़के खड़े, मेरे को बोले आगे पुलिस है, तो मतलब कुछ तो गलत कर रहे होगे। उसने बस कल्टी डाली, पुलिस इधर, वो निकल गया आगे।
और इधर ये इन लोगों को पकड़ा पुलिस ने, पागल ही चे वो लोग। चलो, अगर फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, द ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। कुछ भी ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करो, इंक्वायरी करो, मान लो कुछ इंस्पेक्शन करो डॉक्यूमेंट्स का, बट तो भी अगर आपको ऑडिट एविडेंस जैसे चाहिए वैसे नहीं मिल रहा है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो, द ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट विथ एसए 705। मॉडिफाई द ओपिनियन मतलब क्या, उसने अपने ओपिनियन को चेंज करना चाहिए, क्योंकि अब वो इन्वेंटरी के ऊपर रीजनेबल अश्योरेंस दे ही नहीं पा रहा है। तो कहने से वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में क्लियरली ये चीज मेंशन करेगा कि मैंने इन्वेंटरी काउंट नहीं किया है, तो मेरे को गारंटी नहीं है ये जो इन्वेंटरी है ना वो सही दिखाई है या गलत दिखाई है। समझा? तो कोविड में के कोई भी ऑडिट रिपोर्ट खोल के देखोगे ना कंपनी के, हर एक रिपोर्ट में आपको एक पैराग्राफ दिखेगा जिसमें ऑडिटर ने ये बोला था मैंने फिजिकल इन्वेंटरी काउंट नहीं किया है। समझा? चलो, in some cases attendance at physical inventory counting may be impracticable. This may be due to factors such as nature and location of the inventory. अब एक बार ऐसे भी हुआ था, एक मेरा इन्वेंट्री का सैंपल आया था वही केमिकल इंडस्ट्री में। अब वो सैंपल आया, वो भी अच्छा खासा 1.5-2 करोड़ का था, तो मैंने बोला ये दिखाओ, तो वो लेके गए मेरे को बाहर। एकदम वो फैक्ट्री बहुत बड़ा था उनका, बहुत बड़ा लिस्टेड कंपनी था, इतना खाली जमीन पूरा ऐसे बीच में था, और बीच में एक छोटा सा रूम दिख रहा था दूर, एक पूरे ओपन स्पेस में बीच में एक छोटा सा रूम। तो बोले देखो सर उसके अंदर है। मैं बोला भाई तू वापस सी समझ रहा है मेरे को, ऐसे किधर भी उंगली करके दिखा देगा मैं मानूंगा उधर है। मेरे को बोला देखने गए बोला ठीक है सर, घर वालों को मैसेज कर दो, दिस वाज माय लास्ट डे ऑन द प्लेनेट। बोले वो ऐसा है ना, बोले उसके रेडियस में भी आधे किलोमीटर के अगर कोई आया वो फट जाता है वो, और वो फटेगा तो हम नहीं उड़ेंगे, हम तो उड़ जाएंगे। बोले उसका कुछ नहीं, इंडस्ट्री उड़ेगा पूरा, MIDC उड़ाने का, वो एक्सप्लोजिव है बोले पूरा, ठीक है। उसको हम भी ये नहीं करते, वो नीचे से पाइपलाइन से पूरा आता है हमारे इसमें, तो उसको अगर आपको देखना है ना तो इधर से रूम देख सकते हो, आपको मानना ही पड़ेगा अंदर है कुछ। मैं कर ही नहीं सकता, इधर तो भी आपने एक्सपर्ट को इन्वॉल्व किया, इधर तो एक्सपर्ट भी नहीं, एक्सपर्ट भी साथ में उड़ेगा, ठीक है। बोले उसके अंदर है, मानो या ना मानो हमको फर्क नहीं पड़ता है। समझा? वो इतने ज्यादा एक्सप्लोजिव था, वो गैस क्रिएट होता है वहां पे एक्सप्लोजिव, तो अगर आप वो रूम को खोलने भी जाते हो ना तो ठुपुक, समझा? तो उसको बहुत सिस्टमेटिकली उनको वो निकालना पड़ता है वहां से बाहर वगैरह सब कुछ। तो अभी ये इम्प्रैक्टिकेबल हो गया है ना, आप चेक ही नहीं कर सकता। तो देखो आप क्या बोल रहे, फॉर एग्जाम्पल वेर इन्वेंट्री इज हेल्ड एट अ लोकेशन दैट में पोज थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ द ऑडिटर। जैसे मैंने बोला भाई ऐसे जगह पे इन्वेंट्री थी, आप देखने में मेरी फट रही थी, या ऐसे एक एग्जांपल ले लो, अब एक जगह पे हम गए थे, उसने ना सारा इन्वेंट्री ऐसे 4-5 वो रैक्स थे ऐसे ऊपर, मतलब अपना बिल्डिंग का हाइट है ना उससे भी ज्यादा ऊंचे पे सारी इन्वेंट्री ऊपर रखी थी। अब फटती ऐसे थी, वो देखने के लिए वो इतना सा ऐसा क्रेन जैसा कुछ तो मशीन था, बोलते खड़े रह जाओ, और ऐसे ऊपर लेके जाते थे, इधर कुछ नहीं, अरे गिरा तो सीधा ठप, खत्म ही आदमी। वो एक ऐसा इधर वो रॉड था वो पकड़ के खड़ा रहने का, और बोले ऊपर जाके देखो, अरे कितनी फटती थी। मैं बोला देखने का ही नहीं है तुम्हारा इन्वेंट्री, मैं मान लिया है, मैं बोला तू ऊपर खाली बॉक्स रखा होगा तो भी है, अरे कैसे करूं। इट वॉज अ थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ द ऑडिटर। द मैटर ऑफ डिफिकल्टी, यानी देखना बहुत मुश्किल हो रहा है, एकदम अंदर ऐसे किधर तो रखा है, इधर से ऐसा वो सब कुछ करके जाने का वहां पे जरूरत पड़ रहा है, एंड बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो उधर तुम प्रैक्टिकली काउंट नहीं कर सकते। टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व इज नॉट इन इटसेल्फ अ वैलिड बेसिस फॉर द ऑडिटर टू ओमिट एन audit procedure for which there is no alternative or to be satisfied with audit evidence that is less than persuasive। समझने का ट्राई करो। बोल रहे ऊपर जो ये रीजंस थे ना सारे, मेरे को सेफ्टी का थ्रेट है, मेरे को डिफिकल्टी है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, मेरे को कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, ये कोई भी वैलिड रीजन नहीं है। समझा क्या? ऐसा रीजन देख के तुम छूट नहीं सकते। अगर तुम कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हो तो ठीक है, पर अगर नहीं कर सकते तो थ्रेट जा और देख क्या। समझा क्या? अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसके इनवॉइसेस देखे, थोड़ा रिसर्च किया, एक इंडिपेंडेंट आदमी से कंफर्मेशन लिया कि ये इतने वैल्यू का ही होता है, ये सच में ये जो बोल रहे वैसे ही होता है, वो सारे कंफर्मेशन लेके हमने अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर किया। बट जहाँ पे ये करना भी पॉसिबल नहीं है, यू कैनॉट डू अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, वहां पे तो एटलीस्ट फिर गाइज आपको फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ही करना पड़ेगा, या तो फिर अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर दो। समझा क्या? When inventory under the custody and control of a third party, what will the auditor do? सिंपल सी बात है, जब बहुत बार ऐसे होता है ना, अपनी इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, वो रहता है ना अपने कस्टम्स के पास पड़ा है, कुछ गोडाउन में पड़ा है, किसी और के पास है, कुछ एजेंट के पास पड़ा है, रहता है ना अपन जहाँ पे एजेंट्स को अपॉइंट किया है तो आधी इन्वेंट्री एजेंट के पास है, एजेंट उधर से ही सेल करता है। तो ऐसे केस में ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? देखो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट से है ना पहले तो
रिक्वेस्ट करो कि क्या हम वहां पे जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं, क्या हम वहां पे जाके इन्वेंट्री को फिजिकली काउंट कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट ने हाँ बोल दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट आगे वाले से क्या करो, कंफर्मेशन ले लो। क्या ले लो? obtain confirmation from the third party regarding the quantity and condition of the inventory। समझा? उसको बोलो कि भाई ठीक है हम नहीं आ पा रहे, तू हमें कंफर्मेशन दे दे क्या तेरे पास इतनी इतनी इन्वेंट्री है और क्या वो सेलेबल कंडीशन में है। परफॉर्म इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस। अदर ऑडिट प्रोसीजर में इंक्लूड, बोल रहे ये तो करोगे ही, आगे से कंफर्मेशन लेटर लोगे ही, साथ में कुछ और भी करना चाहिए। क्या? इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग इन्वेंट्री हेल्ड एट थर्ड पार्टी, फॉर एग्जांपल वेयर हाउस रिसीट। अब जब तुमने वहां पे इन्वेंट्री रखा होगा, उसने कुछ तो आपको चालान पावती कुछ तो दिया होगा, वो चालान से चेक करो क्या डेटा मैच हो रहा है। रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पार्टीज व्हेन इन्वेंट्री हैज बीन प्लेज्ड एज कोलैटरल। मान लो वो इन्वेंट्री बैंक के साथ क्या किया है, कोलैटरल बोल के प्लेज किया है, तो बैंक से कंफर्मेशन ले लो क्या आपने चेक किया था क्या इतनी इन्वेंट्री है क्या वहां पे। अटेंडिंग और अरेंजिंग फॉर अनदर ऑडिटर टू अटेंड द थर्ड पार्टीज फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इफ प्रैक्टिकेबल। जैसे मैंने बोला अगर पॉसिबल है तो खुद जाओ या किसी को भेजो और वहां पे फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करवाओ। obtaining another auditor's report or a service auditor's report on the adequacy of the third party's internal control for ensuring that inventory is properly counted and adequately safeguarded। बोल रहे कि देखो और एक चीज क्या कर सकते हो, उसका भी तो ऑडिट होता होगा, उसका भी तो ऑडिट होता होगा, उसके ऑडिटर ने तो चेक किया होगा ना वो इन्वेंट्री, समझा क्या? तो उसके ऑडिट रिपोर्ट में देखो कहीं पे उसके ऑडिटर ने कुछ बोला है क्या ये इन्वेंट्री के बारे में कि ये इन्वेंट्री खराब हो चुकी है, ये इन्वेंट्री सेलेबल कंडीशन में नहीं है। या तो सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट। सर्विस ऑडिटर कौन होता है रे? सर्विस ऑडिटर मतलब सिंपल है, जो कंपनी के इंटरनल प्रोसेसेस को वगैरह स्टडी करके क्या कर रहा है, मतलब नॉट लाइक इंटरनल प्रोसेसेस। सर्विस ऑडिटर का समझने का ट्राई करो। अभी देखो जैसे ये आजकल रहते हैं ना लॉजिस्टिक्स कंपनी वगैरह जो सर्विसेज देते हैं, समझा? तो सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट मतलब क्या, इस कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट देखो जो ये सर्विस दे रहा है, क्या उनके कंट्रोल सही है। अगर कोई गोडाउन वाला है जो अपने को पूरा सर्विस दे रहा है कि मैं तुम्हारा सारा इन्वेंट्री लेके आऊंगा, यहाँ पे रखूंगा, सारा काउंट करूंगा, सारा फिर यहाँ से वापस जो भी डिस्पैच करना है करूंगा, तो कहना है से अगर उस वेयर हाउस वाले के कंट्रोल्स अच्छे हैं तो मेरे को ये भरोसा है कि मेरी इन्वेंट्री सही है, समझा? अगर उसके कंट्रोल्स वीक है तो कहने से मेरे को ये डर है कि मेरी भी इन्वेंट्री वहां पे सही से रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी, समझा? आर यू गेटिंग इट? तो ये था अबाउट इन्वेंट्री। अब आगे बढ़ते हैं अबाउट लिटिगेशन एंड क्लेम्स। लिटिगेशन एंड क्लेम्स, सबसे पहले क्या होता है लिटिगेशन एंड क्लेम? सिंपल सी बात है, अपना कोई भी अगर लीगल मैटर चल रहा है, लीगल केस चल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? लिटिगेशन। क्या बोलते हैं? क्लेम्स मतलब क्या होता है, किसी ने अगर वो आपके ऊपर कुछ दावा डाला है कि नहीं मेरे को इतना इतना पैसा देना बाकी है, ये कंपनी ने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए, ये कंपनी ने मुझे 20 लाख रुपए नहीं दिए, उसको क्या बोलते हैं? क्लेम्स। क्या बोलते हैं? क्लेम्स। तो ऐसे कोई भी अगर केसेस हो गए तो क्या कंपनी ने उसको कंप्लीटली डिस्क्लोज किया है, समझा? तो कैसे ऑडिटर देखेगा? देखो सबसे पहले तो वो देखेगा कि यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, साथ ही में देखो क्या करेगा, देखो क्या करेगा, देखो पढ़ो ये 3 पॉइंट्स। लिखो चलो, ये जैसे अपना इन्वेंट्री का लिखा था वैसे 3 पॉइंट्स लिखो। ऑडिटर शाल से लिखो, तो ऑडिटर शाल डिजाइन, पहले लिटिगेशन एंड क्लेम डालो और उसके नीचे लिखो चलो।
लिखा क्या रे? हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? देखो, आप कैसे चेक करोगे रे कि लिटिगेशन एंड क्लेम्स कंप्लीटली रिकॉर्डेड है? सबसे पहले बोल रहे हैं इंक्वायरी विथ मैनेजमेंट, इन हाउस लीगल काउंसिल वगैरह, उनसे बात करके देखोगे कि क्या सारे केसेस वगैरह आपको पता है। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि नहीं यार तो भी मेरे को भरोसा नहीं आ रहा, तो क्या करो, मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ो। क्या पढ़ो? मिनट्स ऑफ मीटिंग। अब अगर कंपनी के ऊपर कोई भी केस हुआ होगा, वो बोर्ड मीटिंग में या कहीं ना कहीं पे तो डिस्कस हुआ होगा ना, हुआ होगा या नहीं? और अगर हुआ होगा तो वो आपको कहां से पता चलेगा? मिनट्स ऑफ मीटिंग में से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिव्यूइंग द लीगल एक्सपेंस अकाउंट। जैसे मैंने बोला, लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट से भी आपको पता चलेगा अगर लॉयर की फीस बढ़ी है, अगर लॉयर का खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो कह रहे हैं इससे ऑटोमेटिकली ये प्रूव होता है कि कुछ ना कुछ तो केस चालू होगा, फालतू का थोड़ी खर्चा बढ़ेगा। समझा क्या? आर यू गेटिंग इट? चलो, litigation and claims involving the entity may have a material effect on the financial statement and thus may be required to be disclosed or accounted for in the financial statement. In addition to the procedures identified above, other relevant procedures include, for example, देखो, using information obtained through risk assessment procedures carried out as a part of obtaining an understanding of the entity and its environment. In short, क्या बोल रहे हैं? ऑडिटर को ना जो भी इंफॉर्मेशन सोर्स से ये पता चले कि कोई लिटिगेशन या क्लेम कंपनी में पेंडिंग है, वो सारे सोर्सेज से उसने ट्राई करना चाहिए इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने का। समझा? देखो, if the auditor assesses a risk of material misstatement regarding litigation of claim that have been identified or when audit procedures performed indicate that other material litigation or claims may exist, the auditor shall, in addition to the procedures required by other SS, seek direct communication with the entity's external legal counsel. अगर ऑडिटर को ऑडिट करते करते ऐसे लगता है कि नहीं यार, इतना जितना मेरे को पता है ना, इससे ज्यादा और भी केसेस शायद कंपनी पे चल रहे, तो उस केसेस में ऑडिटर सीधा किससे बात कर सकता है? कंपनी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, यानी जो भी कंपनी का लॉयर होगा उससे सीधा ऑडिटर क्या कर सकता है? बात कर सकता है। समझा क्या? आर यू गेटिंग इट? The auditor shall do so through a letter of inquiry requesting the entity's external legal counsel to communicate directly the auditor. समझा गया? ऑडिटर ये कैसे करेगा रे? अपने मन से सीधा बाहर के लॉयर को फोन कर सकते हो क्या? और फोन करोगे तो भी वो इंफॉर्मेशन देगा क्या? द आंसर इज नो। सबसे पहले आपको मैनेजमेंट से क्या लेना पड़ेगा? एक लेटर लेना पड़ेगा। वो लेटर में आप क्या करोगे? जो भी आपको लॉयर से इंफॉर्मेशन चाहिए वो लिखोगे, और वो लेटर आप किसको दोगे? एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को। और उसको क्या बोलेगे? इसका रिप्लाई तो किसी और को मत दे, सीधा मुझे भेज। सीधा क्या कर? मुझे भेज। आर यू गेटिंग इट? समझा क्या? If law, regulation, or the respective legal professional body prohibits the entity's external legal counsel from communicating directly with the auditor shall perform alternative audit procedures. और अगर वो alternative audit procedure भी नहीं कर पा रहा है, तो सिंपल है, फिर अपना ओपिनियन को क्या कर सकता है? मॉडिफाई कर सकता है। समझा क्या? आर यू गेटिंग इट? चलो, अब क्या, ये वाला पैराग्राफ पढ़ो रे, ये वाला पढ़ो इधर तक पढ़ो। इफ इट इज कंसिडर्ड से आगे।
पढ़ा क्या? समझ में आया क्या? इजी लिखा है। सबसे पहले तो बोल रहे हैं लिस्ट मांगो उससे कि कौन से लिटिगेशन एंड क्लेम चालू है। Where available, management's assessment of the outcome of each of the identified litigation and claim and its estimate on the financial implication including the cost involved. कि अगर एक बार ये लिस्ट मिल गया, अब ये लिस्ट मिल गई, लेके क्या नाचोगे क्या? नहीं, देखोगे कि मैनेजमेंट का क्या कहना है कि इसमें अपने साइड से डिसीजन आएगा नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो अपने को कितना पैसा पे करना पड़ेगा, इसका आइडिया ले लो। Request that the entity's external legal counsel confirms the reasonableness of management's assessment। और देखो आप क्या रिक्वेस्ट कर सकते हो, जो कंपनी का एक्सटर्नल लॉयर है उसको बोल सकते हैं कि ये जो मैनेजमेंट बोल रहा है इस पे तू जरा हमको साइन वाइन करके देना कि तेरे को भी ऐसा ही लगता है, समझा गया? वरना मैनेजमेंट हमको बोल रहा है नहीं नहीं ये सारे केसेस में हमारे साइड से डिसीजन आएगा, कुछ भी पैसा नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है? लॉयर को बोले तू भी एक बार साइन करना इसके ऊपर, तेरे को ऐसे लगता है क्या? वो करेगा क्या? क्योंकि उनके प्रोफेशनल एथिक्स में क्या लिखा है, जो सही है उसके ऊपर साइन करो। तो वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ये 3 केसेस में अपने खिलाफ डिसीजन आ सकता है, समझा? और फिर उस केस में इतना इतना पे करना पड़ सकता है। In certain circumstances, the auditor also may judge it necessary to meet with the entity's external legal counsel to discuss the likely outcome of litigation and claim। देखो कभी कभी क्या हो सकता है, ऑडिटर ये पॉइंट तक भी आ सकता है कि भाई अभी जाके सीधा मिलना पड़ेगा। अब जाके सीधा क्या करना पड़ेगा? मिलना पड़ेगा। किसको रे? एक्सटर्नल लॉयर को। बोले अभी ये सर के ऊपर जा रहा है, अभी जाके सीधा मिलके ही बात करनी पड़ेगी, ये ईमेल फोन वोन पे अभी चीजें नहीं हो रही है। कब कर सकता है? ऑडिटर डिटरमाइंस दैट द मैटर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। द मैटर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। सेकेंडली, मैटर इज कॉम्प्लेक्स। मैटर इज कॉम्प्लेक्स। एंड थर्डली, there is a disagreement between management and the entity's external legal counsel। 3 ऐसे सिचुएशंस है जब ऑडिटर सीधा जाके एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करने को डिसाइड कर सकता है। सबसे पहले क्या है? ऑडिटर डिटरमाइंस दैट द मैटर इज सिग्निफिकेंट रिस्क। अगर ऑडिटर को ऐसे लगता है कि नहीं ये जो पर्टिकुलर लिटिगेशन है, ये पर्टिकुलर केस है ना, ये क्या है? ये सिग्निफिकेंट है। क्या है? सिग्निफिकेंट है। इसका इंपैक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंपनी के ऑपरेशंस पे, या अगर उसको लगता है ये मैटर काफी कॉम्प्लेक्स है, मैटर काफी कॉम्प्लेक्स है, या तीसरा अगर उसको ऐसे लगता है कि मैनेजमेंट ने तो बोला था ये डिसीजन हमारे साइड से आएगा, बट एक्सटर्नल लॉयर बोल रहा है कि डिसीजन हमारे साइड से नहीं आएगा, तो लॉयर से मिलके बात करना पड़ेगा ना, ऐसे वो क्यों बोल रहा है, क्यों ऐसे वो बोल रहा है और क्यों ऐसे मैनेजमेंट बोल रहा है, क्यों दोनों में डिफरेंस है, ये समझना पड़ेगा या नहीं मिलके। Ordinarily, such meeting require management's permission and are held with a representative of management in attendance। बोले ऐसे तुम सीधा जाके उससे मिल नहीं सकते। नॉर्मली क्या होता है, आपको मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम आपके लॉयर से मिलने जा रहे हैं, और यूजुअली क्या होता है मैनेजमेंट अपने साथ ऑडिटर के साथ उनका भी एक आदमी भेज देते हैं, ये देखने के लिए कि इधर क्या खुसुट पुसुट कर रहे हैं दोनों, समझा क्या? ऐसे तुम अकेले अकेले नहीं मिल सकते, उनको भी साथ में थर्ड व्हीलिंग के लिए लेके जाना पड़ेगा, समझा क्या? आर यू गेटिंग इट? Further, if management refuses to give the auditor permission to communicate or meet with the entity's external legal counsel, or the entity's external legal counsel refuses to respond appropriately to the letter of inquiry or is prohibited from responding, the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence by performing alternative audit procedure, the auditor shall modify the opinion in the auditor's report in accordance with SA 705। समझा क्या? क्या बोल रहे रे? अगर ऐसा होता है कि मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट किया था हमने कि हमें आपके एक्सटर्नल लॉयर से मिलना है, मैनेजमेंट मना कर देता है, या आपने एक्सटर्नल लॉयर से डेटा मंगवाया उसने देने से मना कर दिया, या मैनेजमेंट ने उसको बोला डेटा मत दे, इन एनी ऑफ द केसेस ऑडिटर को सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिला क्या? नहीं, तो ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? इमीडिएटली ओपिनियन मॉडिफाई नहीं, पहले ये देखो क्या वो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स कर सकता है, अगर नहीं तो देन यू नीड टू मॉडिफाई योर ऑडिट ओपिनियन। समझा क्या? क्लियर है क्या रे? समझा? चलो अब सेगमेंट इंफॉर्मेशन को कल पढ़ते हैं, ठीक है? आज पढ़ ही लेते, थोड़ा ही है सेगमेंट इंफॉर्मेशन, ऐसे खत्म हो जाएगा, ठीक है? सेगमेंट जैसे मैंने बोला सेगमेंट बहुत सिंपल होता है, ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है कि यही सेगमेंट होते हैं वही सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट अपने हिसाब से बन सकते हैं एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वहां पे अलग अलग क्राइटेरिया दिया है, एक ही कस्टमर से 10% से ज्यादा सेल हो रहा है, फिर एक ही कंट्री से इतना इतना परसेंट का आपका इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ऐसे अलग अलग चीजें क्राइटेरियाज है, वो अलग अलग उसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स। क्या बोलते हैं?
ऑडिटर ने सिंपली क्या देखना चाहिए, क्या उसको फॉलो किया है, क्या अलग अलग सेगमेंट सही से आइडेंटिफाई किए, पहली चीज, क्या वो सेगमेंट की इंफॉर्मेशन सही से डिस्क्लोज की है, दूसरी चीज, क्या सारे सेगमेंट्स का इंफॉर्मेशन मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ मैच हो रहा है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ मैच हो रहा है, समझा क्या? ये दो तीन चीजें उसने देखना जरूरी है। आर यू गेटिंग इट? तो चलो पढ़ो एक बार जल्दी, इसके अंदर क्या लिखा है, पढ़ो रे। इधर से पढ़ो। क्या लिखा है रे? बोल रहे कि पहले ये देखो कि मैनेजमेंट ने कैसे सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई किया है, क्या प्रोसेस है, क्या वो प्रोसेस सही है, फिर उससे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से जो भी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर किया है क्या वो सही है, उधर जो भी कंट्रोल्स वगैरह है क्या वो सही से ऑपरेट हो रहे हैं, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स करके ये देखो कि क्या क्या जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की है क्या वो सही है। व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल प्रोसीजर? यहाँ पे कैसे करोगे रे? जैसे अभी टोटल रेवेन्यू आपका 100 करोड़, कितना है? अगर विद इन इंडिया बोला है 40, तो आउटसाइड इंडिया कितना होना चाहिए? 60। लॉजिकल है या नहीं? अगर नहीं है तो फिर आप पूछो मैनेजमेंट से, ऐसे क्यों? एक तो बोल रहे हो इंडिया के अंदर 40, इंडिया के बाहर 50, तो टोटल 100 कैसे हुआ? आर यू गेटिंग इट? इसको बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, लॉजिकल है या नहीं? हाँ। Depending on the circumstances, example of matters that may be relevant when obtaining an understanding of the methods used by management in determining segment information and whether such methods are likely to result in disclosure in accordance with the applicable financial reporting framework include। तो देखो क्या बोल रहे हैं, जब ये मैनेजमेंट के मेथड का आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो ना कि मैनेजमेंट ने कैसे सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई किया, कैसे मैनेजमेंट ने वो नंबर्स को कैलकुलेट किया, उस वक्त ये तीन चार चीजों को देखो। सबसे पहले सेल्स, transfers and charges between segments and elimination of inter segment amount। एग्जाम्पल क्या होता है? टाटा मोटर्स इंडिया में भी है, मान लो टाटा मोटर्स यूके में भी है। अब इन दोनों का आपस में जो एक दो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको क्या करना चाहिए रे? एक्सक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इधर के सेगमेंट में सेल्स दिखेगा, उधर के सेगमेंट में परचेज दिखेगा। कहने से इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन है, इसको क्या करना चाहिए? एक्सक्लूड। Comparison with budgets and other expected result, for example operating profit as a percentage of sales। समझा क्या? अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक सेगमेंट में इंफॉर्मेशन मान लो उन्होंने दिया है कि इंडिया में ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, इंडिया के बाहर कितना है, तो इसको बजट के साथ क्या करो? कंपेयर करो। समझा क्या? बजटेड कितना था और एक्चुअल कितना है, क्यों ये डिफरेंस आया? द एलोकेशन ऑफ एसेट्स एंड कॉस्ट अमॉन्ग सेगमेंट्स। समझा क्या? ये भी चेक करो कि कहां पे कितने एसेट्स एलोकेटेड है और कितनी कॉस्ट कहां पे इनकर हो रही है। एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपको दिखता है इंडिया में मार्जिन ज्यादा है, इंडिया में मार्जिन ज्यादा है और उधर अपना सेल्स कम है, तो कहने से, और एसेट्स अपने ज्यादा बाहर के कंट्रीज में, तो कहने से इन्होंने कुछ एसेट्स इंडिया में मूव करके प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बाहर से ज्यादा तो प्रॉफिट अपने को इंडिया में सेल करके मिल रहा है, बट इंडिया में अपना प्रोडक्शन काफी क्या है? कम है। समझा? तो ऐसी सारी चीजें आपको सेगमेंट इंफॉर्मेशन से मिल जाती है। कंसिस्टेंसी विद प्रायर पीरियड एंड द एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू इनकंसिस्टेंसीज, यानी ये भी चेक करो क्या पिछले साल भी ऐसे ही सेगमेंट इंफॉर्मेशन दिया था, अगर हाँ तो अच्छी बात है, नहीं तो रीजंस ऑब्टेन करो मैनेजमेंट से, ऐसे क्यों?
क्यों उन्होंने पिछली बार अलग सेगमेंट दिखाए थे और इस बार अलग सेगमेंट्स दिखाए जा रहे. समझा क्या? आर यू गेटिंग इट? तो ये था आपका सेगमेंट इंफॉर्मेशन. तो ऐसे 501 स्पेसिफिकली 3 चीजों के बारे में बोलता था. इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग. इन्वेंट्री में बोल रहे 2 चीजें देखो, whether it exists and whether the condition of the inventory is sellable. फिर litigation and claim में क्या बोल रहे हैं, whether it is completely recorded. And lastly segment में क्या बोल रहे हैं, whether it is properly presented and disclosed. समझा? तो ये था आपका ऐसे 501. We'll stop here for today. फिर अगला वाला अपन कल के लेक्चर में देखते हैं. ठीक है, चलेगा? चलो, थैंक यू गाइज.